तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग के इस नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम पांडे और हमने लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की बात करी थी, तो आज हम उसी टॉपिक को आगे कवर करेंगे। हमने ओवरबर्डन करेक्शन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, हम उसको थोड़ा और देखेंगे डिटेल में, एंड ऑल्सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डायलेटेंसी करेक्शन। तो लेट अस बिगिन नाउ विद दिस टॉपिक। तो हमने लास्ट टाइम बात करी थी एसपीटी में करेक्शंस की, और हमने दो करेक्शन की बात करी थी। पहला करेक्शन था ओवरबर्डन करेक्शन, ऑलराइट, और दूसरा हमने करेक्शन की बात करी थी क्या, डायलेटेंसी करेक्शन। तो हम ओवरबर्डन करेक्शन में सबसे पहले हम एंटर कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने बात करी थी क्या कि इफेक्टिव वर्टिकल ओवरबर्डन प्रेशर, जो कि यहाँ टन पर मीटर स्क्वायर में दे रखा रहता है, और जो करेक्शन फैक्टर होता है वो CN की वैल्यू होती है। अच्छा, और एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे कि हमें जो फील्ड में ऑब्टेन होती है वैल्यू, दैट इज़ व्हाट, N। अच्छा, यदि मैं इसको बात करूँ तो इसको मैं यदि करेक्ट करना चाहूँ सबसे पहले ओवरबर्डन करेक्शन के लिए, सो इट इज़ गिवन बाय N1 दैट इज इक्वल टू CN इंटू N। ऑलराइट, सो दैट इज देयर। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, एक करेक्शन जो प्रपोज किया गया है पेक, हेंसन और थॉर्नबर्न के द्वारा इन 1974, इट इज़ गिवन बाय N1 इज इक्वल टू 0.77 लॉग ऑफ 2000 बाय P बार। अच्छा, जब हम P बार की बात करते हैं, P डैश बोलूँ या P बार बोल दूँ, ये सभी चीज़ें क्या है, इफेक्टिव वैल्यूज़ को दर्शाती हैं। इफेक्टिव क्या, इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर एट द डेप्थ एट विच N वैल्यू इज मेजर्ड। अच्छा, ये जो N1 की वैल्यू है 0.77 लॉग 2000 बाय P बार, यहाँ पे जो P बार है ये किस में है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि मैं इसी फॉर्मूले को जैसा लिखा गया है पेक, हेंसन और थॉर्नबर्न के द्वारा, तो इसको मैं ऐसे लिखूँ 20 बाय P बार, तो यहाँ पे जो P बार आएगा वो किस में रहता है, दैट इज़ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यदि मैं 20 करके लिख देता हूँ तो P बार की वैल्यू किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी। आई एम यूजुअली टॉकिंग अबाउट दिस इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे इसमें बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि जब P डैश की वैल्यू लेस देन 0.25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है तब क्या होता है। सो CN इज गिवन बाय द फिगर, तो आप वैल्यू वहाँ पे चेक करोगे कि P डैश की वैल्यू कितनी है, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी CN की वैल्यू होगी आप उसको निकाल लोगे। ओके, और इस इक्वेशन का उस समय आप यूज़ नहीं कर रहे होगे। अच्छा, फॉर बोथ फ्रॉम बोथ फिगर एंड इक्वेशन, जब P डैश की वैल्यू 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी देन CN विल बी इक्वल टू 1। अच्छा, इस चीज़ को मैं देखिए यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने बात करी क्या, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की, ऑलराइट, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि मैं इसको बात करूँ न्यूटन में, तो मैं इसे क्या कहूँगा, 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑलराइट, 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि मैं इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, 10 इंटू 10 टू पावर ऑफ 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ किलो न्यूटन में, सो आई विल बी सेइंग दैट इट इज इक्वल टू व्हाट, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के एरिया पे, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के एरिया पे यदि फोर्स लग रहा है, कितना वेट कितना रखा हुआ है, 1 किलोग्राम का। ठीक है, तो ये सेम ही है किसके बराबर, यदि 1 मीटर बाय 1 मीटर के एरिया पे कितना वेट रखा हो, 100 किलो न्यूटन का। ठीक है, 1 kg की बात करी और 100 किलो न्यूटन की यहाँ पे हमने बात करी। तो यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को, जो हमने 10 टन पर मीटर स्क्वायर की बात करी थी, हमने लास्ट टाइम यहाँ पे प्रूव करके क्या लिखा था कि दिस इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, इसको और मैं लिख सकता हूँ 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमने अभी क्वेश्चन में बात करी थी, जो हमने प्रीवियस अभी डेटा देखा था, उसमें मैंने ये बात करी थी क्या कि यदि 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ओवरबर्डन प्रेशर लग रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्शन फैक्टर है ओवरबर्डन प्रेशर का, जो कि CN से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो आप इससे देख सकते हो कि यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 10 टन पर मीटर स्क्वायर या फिर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट विल बी कमिंग आउट टू बी व्हाट, हियर इट विल बी कमिंग आउट टू व्हाट, 1। तो CN की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इन सभी के लिए 1 है। ठीक, तो ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, मैंने इसी पॉइंट को यहाँ पे जस्टिफाई किया है सिर्फ। यदि मैं बात करता हूँ ग्रेटर डेप्थ पे, जहाँ पे P डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, वहाँ पे ऑब्जर्व्ड फील्ड वैल्यू नीड्स टू बी डिक्रीज्ड। क्यों? अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप ग्रेटर डेप्थ की बात करोगे वहाँ पे क्या होगा, ओवरबर्डन प्रेशर बढ़ चुका होगा,
ऑलराइट, तो जो स्टिफनेस होगी वो भी थोड़ी सी बढ़ गई होगी। अच्छा, सॉइल जो है थोड़ा सा ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा होगा वाइल द सैम्पलर इज बीइंग पेनिट्रेटेड, तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, उस जगह पे वील बी डूइंग वन थिंग डैट जो भी n की वैल्यू आई है, लेट से 32 आई है, 35 आई है, या लेट से 38 आई है, जो भी आई है उसको हम थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक, जब मैं बात करता हूँ शैलो डेप्थ की, शैलो डेप्थ में क्या होगा, ओवरबर्डन प्रेशर कम है, कन्फाइनिंग प्रेशर कम है। जब कन्फाइनिंग प्रेशर कम है तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉइल इट विल बी स्लाइटली लेस। व्हेन इट इज स्लाइटली लेस, ऑलराइट, तो जो ऑब्जर्व वैल्यू होगी वो थोड़ी सी कम आई होगी, वो यदि कम आई होगी तो हम उसको करेक्ट करके क्या कर देंगे, उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक, तो हम जो Cn जो n की वैल्यू जो है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। कहाँ तक बढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 तक। ठीक, Cn की वैल्यू बस 2 तक ही कर पाएंगे, वॉट एवर बी द केस Cn की वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं होगी। ऑलराइट, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, कि देखिए यहाँ पे जब Cn का ग्राफ देख रहे हैं तो यहाँ पे 0.4 से स्टार्ट हुआ है, 0.4 हुआ, 0.8, 1.2, 1.6, 2, तो Cn की वैल्यू क्या है, 2 से ज़्यादा तो नहीं है। तो जो करेक्शन फैक्टर है, यदि मैं बात करूँ n1 की, तो वो Cn इंटू वॉट n, तो यदि मैं बात करूँ तो ये कह सकता हूँ कि जो भी लेट से n की वैल्यू आई, जो भी आपने फील्ड में n की वैल्यू ऑब्टेन करी, उससे दुगने से ज़्यादा तो वैल्यू, करेक्टेड वैल्यू ओवरबर्डन प्रेशर की नहीं हो सकती है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, कि एकदम ही स्टार्टिंग में जब बात करेंगे, यहाँ पे जाते आते ये कर्व यहाँ पे थोड़ा सा एसिम्प्टोटिक टाइप का हो गया है, और यहाँ पे देखिए जब बात करेंगे तो कितनी आ रही है Cn की वैल्यू, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2। ठीक है, और जैसे जैसे ओवरबर्डन प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक, जैसे जैसे ओवरबर्डन प्रेशर बढ़ रहा है, कर्व का क्या हो रहा है, Cn की वैल्यू और कम होती चली जा रही है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डिक्रीज इट देयर। ठीक, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ओवरबर्डन प्रेशर बढ़ रहा है ना, 10 हुआ, फिर 20 हुआ, 30 हो गया, ये कब होगा, ये जब आप और ज़्यादा डेप्थ पे चले जाएंगे, और जैसे ही आप और ज़्यादा डेप्थ पे जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा, और आप कर्व से देख सकते हैं कि Cn की वैल्यू क्या हो रही है, Cn की वैल्यू और ज़्यादा कम होती चली जा रही है। जैसे जैसे हम डेप्थ में चले जाएंगे वैसे वैसे कर्व क्या हो रहा है, और ज़्यादा डाउनवर्ड टर्न ले रहा है। ओके, तो Cn की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी वैसे ही n1 की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। अच्छा, यदि मैं बात करूँ डायलेटेंसी करेक्शन, यदि मैं इसको एक और नाम देना चाहूँ तो इसको मैं और बोल सकता हूँ क्या, वाटर टेबल करेक्शन। ओके, तो सिल्ट और फाइन सैंड बिलो द वाटर टेबल डेवलप पोर वाटर प्रेशर विच इज़ नॉट ईजिली डिसिपेटेड, ये चीज़ हमने बात करी है पहले भी। नाउ दिस पोर वाटर प्रेशर विच गेट्स डेवलप्ड इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉयल, ये मैंने आपको अभी जब मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया था करेक्शन का तब मैंने बात करी थी इसकी, कि जब सॉयल में पोर वाटर प्रेशर होता है वो क्या करेगा, जैसे वो डेवलप होगा, जैसे ही ऊपर से हैमर का प्रहार होगा तुरंत क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर क्या करेगा, और रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। जब और ज़्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा तो जो एन वैल्यू है, जो पेनिट्रेशन नंबर ऑफ ब्लोज हैं वो क्या होंगे, और ज़्यादा बढ़ गए होंगे। ओके, सो नाउ दिस पोर वाटर प्रेशर विच गेट्स डेवलप्ड इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉयल। जब सॉयल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सॉयल ने और रेजिस्टेंस ऑफर किया, मतलब नंबर ऑफ ब्लोज जो रिक्वायर्ड होंगे पेनिट्रेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो मोर नंबर ऑफ ब्लोज आर रिक्वायर्ड। ओके, so this correction is required only when the water table is at or above the test level. ठीक, if water table is below the test level this correction is not at all required. पानी नहीं है तो आप उसमें क्या चीज़ की बात कर रहे होगे। ओके, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फाइन सैंड एंड सिल्ट, इसी के लिए होता है। IS 2131/1981 incorporates the Terzaghi and Peck recommended dilatancy correction. ओके, जब n1 की वैल्यू ग्रेटर देन 15 हो तब। अच्छा, n2 का जो करेक्शन है वो दिया गया है फॉर्मूले से, जो हमारा पहला करेक्शन था वो n1 वाला जो हमने कर्व से देख रखा था, उसमें हमने भी पैक वाली इक्वेशन वहाँ पे लगा रखी थी। ओके, सो n2 इज इक्वल टू 15 प्लस हाफ ऑफ n1 माइनस 15, सो दिस इज द सेकंड करेक्शन। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि आपको फील्ड में मिली क्या वैल्यू, n वैल्यू, इसमें आपने क्या लगाया, ओवरबर्डन करेक्शन लगाया, आपको क्या वैल्यू मिली, n1 वैल्यू मिल गई। फिर आपने एक और करेक्शन लगाया, कौन सा, डायलेटेंसी करेक्शन, आपको कौन सी वैल्यू मिली, n2 वैल्यू मिली। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप ओवरबर्डन करेक्शन लगाओगे, देन उसके बाद ही डायलेटेंसी का करेक्शन आप लोग लगा रहे होंगे। तो जो हमें फाइनल वैल्यू मिली है वो हमारी है n2, और इसी n2 का आप लोग यूज़ करोगे जब विल बी टॉकिंग अबाउट द शैलो फाउंडेशन या पाइल बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक, तो हमारे लिए n वैल्यू सिर्फ और सिर्फ करेक्शन करने के बाद ही काम में आएगी, उसके पहले हमारे काम में वो नहीं आएगी। ओके, इफ यू टॉक अबाउट दिस n2 इट इज़ द फाइनल करेक्टेड वैल्यू ऑफ n। यदि n1 लेस देन इक्वल टू 15 है तो आप कोई भी करेक्शन इस तरह नहीं लगा रहे होगे, वहाँ पे n2 इज इक्वल टू n1 हो जाएगा। ठीक, वहाँ पे कोई भी करेक्शन वैलिड नहीं रहेगा।
Okay, so now let us move on to one or two numericals here of this SPT. The field N value in a deposit of fully submerged fine sand, all right, was 40 parallel data at a depth of 6 meters. Okay, the average saturated unit weight was 19 kilonewton per meter cube. Calculate the corrected N value as per IS 2131. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, क्या दे रखा है कि ये फुली सबमर्ज्ड है. ओके, और क्या कहा गया है कि आपको कैलकुलेट करनी है करेक्टेड वैल्यू किसकी, एन की. अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया, एसपीटी परफॉर्म किया है. एसपीटी परफॉर्म किया है मतलब हमें क्या मिला होगा, कुछ एन नंबर ऑफ ब्लोज मिले होंगे. एन नंबर ऑफ ब्लोज मिले होंगे तो आप उसको किसके लिए करेक्शन करोगे, पहला ओवरबर्डन करेक्शन के लिए करोगे, देन आप उसके बाद डायलेटेंसी या वाटर टेबल करेक्शन जिसको हम बोलते हैं वो करोगे. तो आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, N2 मिलेगी. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डेटा गिवन टू अस. गामा सैचुरेटेड दे रखा है 19 किलोमीटर पर मीटर क्यूब. अच्छा, बोल रखा है क्या, फुली सबमर्ज्ड सॉइल. फुली सबमर्ज्ड की बात कर दी, यानी कि हमें क्या करना होगा, गामा सबमर्ज्ड निकालना होगा, गामा डैश या फिर गामा सबमर्ज्ड एक ही चीज़ है. ओके, तो गामा सबमर्ज्ड इज नथिंग बट 19 माइनस 9.81 जो भी यूनिट वेट है हमारा वाटर का. ओके, सो इट कम्स आउट टू बी 9.2 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. नाउ इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर एट 6 मीटर डेप्थ, क्योंकि कुछ ना कुछ जब आप 6 मीटर लेट से इफ दिस इज द ग्राउंड लेवल और आप बात क्या कर रहे हो, 6 मीटर नीचे की बात कर रहे हो, है ना. तो इस जो ऊपर जो सॉयल है ये क्या कर रही होगी, कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही होगी, और ये सॉयल का प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, ओवरबर्डन प्रेशर होगा, जिसके बारे में हमने अभी बात करी. ओके, सो दैट इज व्हाट 9.2 इंटू 6, तो टोटल कितना फोर्स लग रहा होगा, 55.2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक, सबमर्ज्ड है यानी कि पानी का लेवल कहाँ पे है, ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे मौजूद है. ठीक है, सो वी आर यूजिंग दिस व्हाट गामा डैश वैल्यू, और ये जो है यहाँ पे सॉयल का यूनिट वेट होगा. ऑलराइट, ये 6 मीटर की डेप्थ है, और 6 मीटर की डेप्थ पे यदि आप निकालना चाहते हैं कि कितना इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है, तो यू आर सिंपली मल्टीप्लाइंग द डिस्टेंस और द डेप्थ बाय द यूनिट वेट. ठीक, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आपके पास आ रही है दैट इज व्हाट 55.2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब हम इसके ऊपर करेक्शन लगाना स्टार्ट करेंगे. आपके पास जो एक वैल्यू और यहाँ पे है दैट इज व्हाट n इज इक्वल टू 40. ओके, जो आपको फील्ड में वैल्यू मिली है वो 40 है. तो नाउ लेट अस अप्लाई सम करेक्शन हेयर. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने बात क्या करी, 55.2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता रखी थी कि जब हम 10 टन पर मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. जो हमें पिछले स्लाइड में जो हमने डेटा ऑब्टेन किया है वो कितने का हमने ऑब्टेन किया था, हमने ऑब्टेन किया था 55.2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो यदि आप कर्व को देखना चाहो, ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 0 है, और ये अगर 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो यहाँ कहीं बीच में लाई कर रहा होगा, है ना. 55.2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या मैं बात करूँ टन के रूप में बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, 0.552, दिस इज 5.52 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये कहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पे आएगा. और इसके करस्पॉन्डिंग आप देखिए तो CN की वैल्यू क्या आ रही है, 1.2 आ रही है. ओके, तो लेट अस यूज दिस वैल्यू. तो CN की वैल्यू कितनी आ गई, 1.2. ओके, यदि हम फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि 0.77 log 2000 बाय पी बार है, यहाँ पे पी बार की आप वैल्यू कितनी रख दो, 55.2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अगर आप ये वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में तो भी जो वैल्यू निकल के आती है वो 48 ही आएगी. ओके, सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी व्हाट 1.2 इंटू 40. 1.2 इज द करेक्शन फैक्टर हेयर, जो कि आपने ग्राफ से निकाल लिया है, और जो आपकी n की वैल्यू दी वो 40 थी. अच्छा, इसके बाद हमने फिर एक और करेक्शन लगाना है यहाँ पे, जो कि डायलेटेंसी या वाटर टेबल का करेक्शन है. N2 इज इक्वल टू 15 प्लस 0.5 दैट इज हाफ ऑफ व्हाट N1 माइनस 15. ओके, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि N1 की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन 15 थी, है ना, ग्रेटर देन 15 थी. तो आपने क्या किया, ये वाला वैल्यू यहाँ पे यूज़ किया. सो दिस कमिंग आउट टू बी व्हाट 32. तो जो आपकी पहली जो फील्ड में वैल्यू मिली थी वो 40 मिली थी, बट जब आपने ओवरबर्डन करेक्शन लगाया इट कम्स आउट टू बी व्हाट 48. फिर जब आपने डायलेटेंसी करेक्शन लगाया तो देखिए वैल्यू क्या आ गई, 32. तो अब आप इस n वैल्यू का इस्तेमाल अपनी फील्ड में कर रहे होंगे, ना कि जो 40 आपकी वैल्यू इनिशियल में आई है. ओके, सो नाउ लेट अस सी अनदर न्यूमेरिकल हियर. During subsurface investigation for design of the foundation, SPT was conducted at 4.5 meter below the ground surface. Okay, तो आपको एक डेप्थ दे रखी है जहाँ पे SPT कंडक्ट किया गया. रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज इज गिवन बिलो. क्या क्या बता रखा है आपको, पेनिट्रेशन डेप्थ बता रखी है और नंबर ऑफ ब्लोज बता रखे हैं. तो इस डाटा सेंटीमीटर में दे रखा है. ओके, तो 0 से 7.5 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के लिए 3 नंबर ऑफ ब्लोज लगे,
7.5 से 15 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के लिए कितने लगे, 3 नंबर ऑफ ब्लोज लगे। अच्छा, इसको अगर मैं एक डायग्राम बना के समझाना चाहूँ तो ये समझिएगा, लेट्स से दिस इज द, कि ये अगर ग्राउंड लेवल है, ओके, और मैं यदि इसमें पेनिट्रेशन करना चाहूँ, है ना, तो बोरहोल कहाँ पे डग किया गया है, 4.5 मीटर की डेप्थ पे। तो मैंने ये बोरहोल कहाँ डग किया, यहाँ पे। ये कितना डिस्टेंस है, ये दिस इज 4.5 मीटर, ऑलराइट, दिस इज देयर। अब यहाँ से आप ब्लोज काउंट करना स्टार्ट करोगे। आपका सैम्पलर पहले कहाँ पे है, यहाँ पे है, दिस सैम्पलर इज हियर। अब इस सैम्पलर को हमने पुश किया नीचे, ऑलराइट। सबसे पहले हमने देखा कि 7.5 सेंटीमीटर, है ना, 7.5 सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ ब्लोज लगे, 3 ब्लोज लगे। सो यू रोटेड डाउन 3। फिर आपको क्या पता चला कि अगले 7.5 के लिए क्या लगे, कितने नंबर ऑफ ब्लोज लगे, 3। 7.5 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ, 75 mm, है ना। तो आपको ये पता है कि जो पहले 15 सेंटीमीटर होते हैं, या मैं बात करूँ पहले जो 150 mm होते हैं, उनको हम डिसरिगार्ड कर देते हैं। तो जो ये दोनों होंगे, इसको हम क्या काउंट करेंगे, नहीं काउंट करेंगे। फिर समझिएगा, 15 से 22.5 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड इज 6। 22.5 से 30 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड इज 6। ऐसे ही सिमिलरली 30 से 37.5 और 37.5 से लेके 45, है ना। तो यदि मैं बात करूं तो ये पहले 150 mm है, ये उसके बाद के 150 mm है पेनिट्रेशन के, और ये उसके बाद के, ऑलराइट। सो दीज आर द 3 150 mm पेनिट्रेशन विच आर देयर। तो हमने पहले वाले को तो डिसरिगार्ड कर दिया, जो पहले के 150 mm हैं। जो बाद के हैं उनको हम यहाँ पे पिक्चर में लेंगे। और आप खुद भी समझ सकते हो कि जैसे जैसे आप नीचे चले जाओगे वैसे ऐसे क्या होगा, सॉइल और रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देगी, और रेजिस्ट कर रही होगी तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे वैल्यू बढ़ी, ये वैल्यू बढ़ी, ये वैल्यू बढ़ी, यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई, यहाँ पे ज़्यादा कम नहीं हुई है। अगर मान लो ज़्यादा कम हो गई तो हम क्या कह सकते थे कि क्या पता यहाँ पे हमें सॉफ्ट सॉइल मिल गई हो, क्या पता हमें इस डेप्थ पे सॉफ्ट सॉइल यहाँ पे मिल गई हो, हम ये भी कह सकते थे वहाँ पे। सो वी विल बी टेकिंग इनटू पिक्चर ओनली दीज नंबर ऑफ ब्लोज। तो यही एन वैल्यू हो जाएगी आपकी। तो यदि मैं काउंट करना चाहूँ तो एन वैल्यू कितनी होगी, दिस विल बी इक्वल टू 6 प्लस 6 दिस 8 एंड देन प्लस 7। जो भी ये वैल्यू आती है दैट विल बी द एन वैल्यू, ठीक है। 12 8 20 और एक 27, ठीक। तो दिस इज द एन वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड इन द फील्ड, ये आपकी फील्ड में अप्लाई हुई है। नाउ अज्यूमिंग द वाटर टेबल टू बी एट द ग्राउंड लेवल, soil is fine sand and correction factor for overburden is 1। अच्छा, जब करेक्शन फैक्टर 1 बता दिया, ठीक, तो आपको इसमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्राफ देखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट। सॉइल इज फाइन सैंड इज देयर, तो वाटर टेबल बता रखा है ग्राउंड लेवल पे है। ग्राउंड लेवल पे हो या उससे अबव हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमेशा चेक करना पड़ता है, हमें डायल इंटेंसिटी करेक्शन लगाना पड़ता है। सो नाउ लेट अस सी हियर, डिटरमिन द करेक्टेड एन वैल्यू फॉर द सॉइल। तो हमने जो एन की वैल्यू है वो तो निकाल ली, जो हमें फील्ड में ऑब्टेन हुई वो कितनी थी, 27 थी। अब इस पे हम करेक्शन लगाएंगे, और पहला करेक्शन कौन सा लगाएंगे, ओवरबर्डन का, और उसके बाद कौन सा करेक्शन लगाएंगे, डायलेटेंसी का, है ना। तो हमें कुछ वैल्यूज ऑब्टेन होंगी। तो हमने सबसे पहला करेक्शन जब लगाया ओवरबर्डन का, जहाँ पे सी एन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, 1 दे रखी है, तो 1 × 27 इट कम्स आउट टू बी एज इट इज़। यदि मैं बात करता हूँ डायलेटेंसी करेक्शन, वो क्यों लगाया गया, क्योंकि क्या बताया गया है वहाँ पे, कि वो बताया गया है कि वो फाइन सैंड है। अच्छा, फाइन सैंड है तो आप डायलेटेंसी करेक्शन लगाओगे तो इट कम्स आउट टू बी 15 प्लस हाफ ऑफ 27 माइनस 15 N1 माइनस 15, है ना, इट कम्स आउट टू बी 21। तो जो पहले आपको वैल्यू ऑब्टेन मिली थी वो कितनी हुई थी, 27। उसके बाद आपने जब ओवरबर्डन करेक्शन लगाया तो इट कम्स आउट टू बी 27, और फिर आपसे डायलेटेंसी करेक्शन लगाया तो जो आपकी फाइनल एन वैल्यू आई है वो है 21, जिसका आप आगे यूज़ कर रहे होगे। ओके, सो ये पूरा हमारा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट मेथड था। अब हम बात करेंगे डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट की। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझिएगा, सबसे पहली चीज़ क्या, एसपीटी और इसमें अंतर क्या है। एसपीटी में बोरहोल की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे बोरहोल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलराइट, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ समझिएगा, ये है डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। डायनेमिक है मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ हैमर के ब्लोज ही यहाँ पे काम आ रहे होंगे। जैसे एसपीटी की हमने बात करी थी, एसपीटी में क्या था, हैमर था और वो कितना वेट था, 63.5 kg का था। फ्री फॉल हाइट कितना था वहाँ पे, 750 mm का था। वैसे ही यहाँ पे भी डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में भी हमें क्या करना होगा, कुछ हैमर का यूज़ करना होगा, तभी ये डायनेमिक कहलाएगा। यदि हैमर का यूज़ नहीं करते हो, ठीक, तो वहाँ पे इम्पैक्ट किस प्रकार का होगा, अगर आप कांस्टेंट रेट से चलाते हो तो वो स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट कहलाता, है ना। सो इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। अच्छा, डायनेमिक का मतलब समझ में आया।
अब हमने बात करी कोन। जब हम कोन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कोन का यूज़ कर रहे होंगे, ऑलराइट। और इस कोन का क्या महत्व है और कैसे कैसे हम इसको यूज़ करते हैं उसको हम अभी आगे देख रहे होंगे। A cone having an apex angle of 60 degree and attached to the drill rods is driven into the soil by blows of a hammer of weight 65 kg, alright, and free fall height of 750 mm. तो यहाँ पे जो हैमर यूज़ किया गया है उसका वेट 65 kg है और फ्री फॉल हाइट 750 mm की दे रखी है। अच्छा, ये सेटअप ऐसे इमेजिन करिएगा कि जो पिछला एसपीटी का सेटअप था एकदम सेम यहाँ पे भी सेटअप है, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखते हैं, द ब्लो काउंट फॉर एवरी 100 mm पेनिट्रेशन इज रिकॉर्डेड। जब आप एसपीटी की बात कर रहे थे वहाँ पे क्या था, वहाँ पे 150 mm की बात करी गई थी। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एवरी 100 mm पेनिट्रेशन इज रिकॉर्डेड। नाउ द कोन इज ड्रिवन, ठीक, द कोन इज ड्रिवन टिल रिफ्यूजल, मतलब कि लास्ट में हम कोन को छोड़ देते हैं वहीं पे, ठीक, या फिर और अप टू द रिक्वायर्ड डेप्थ, ऑलराइट, एंड ड्रिल रॉड्स आर विड्रॉन। सो इट इज सेटअप इज लाइक दिस, सिंपल वही सेटअप है ट्राईपॉड का, है ना। यहाँ पे बीच में पुली लगी है, देयर इज अ पर्सन विच इज पुलिंग दिस थिंग, है ना। अच्छा, जो यदि मैं थर्ड लेग को हटाना चाहूँ, थर्ड लेग को थोड़ा हटा देता हूँ मैं, सिर्फ 2 लेग को समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे ही ड्रिल रॉड है ना, ड्रिल रॉड है और यहाँ पे क्या है, नीचे लास्ट में कोन बना हुआ है, ठीक, कोन है। सो वी आर सिंपली ड्राइविंग इट बाय द हैमर। यहाँ पे हैमर लगा हुआ है और यहाँ पे एनविल है। डिफरेंस क्या क्या है इसमें, डिफरेंस यह है कि 100 mm की बात करी गई है, हैमर का वेट 63.5 से बढ़ा के 65 कर दिया गया है, और हमने एक चीज़ और करी क्या, यहाँ पे हमने जो बात करी है वो 100 mm पेनिट्रेशन की यहाँ पे बात करी है, यहाँ पे हम 150 mm पेनिट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मेथड में चेंज है, ऑलराइट। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड फॉर 300 mm पेनिट्रेशन, ठीक, इज नोटेड एज द डायनेमिक कोन रेजिस्टेंस, जिसको हम बोल देते हैं NCD। तो यहाँ पे जो टर्म यूज़ किया गया है NCD यूज़ किया गया है, ठीक है। कोन का जो भी रेजिस्टेंस है, C इज़ फॉर कोन एंड देन D इज़ फॉर द डायनेमिक टेस्ट देयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात करी गई है 300 mm पेनिट्रेशन की बात करी गई है, बट ये 300 mm कैसे आपको मिल रहा होगा, ये आपको कैसे मिल रहा होगा, 100 फिर देन 100 एंड देन अगेन 100, ठीक। तो 3 बार में आपको ये रीडिंग ऑब्टेन हो रही होगी, ऑलराइट। सो दैट इज़ देयर, नो सैम्पल इज ऑब्टेन्ड इन दिस टेस्ट। यहाँ पे देखिए, इस जो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में कहीं पे भी आपको क्या सैम्पलर दिखाई दे रहा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया, मैंने यहाँ पे बनाई ड्रिल रॉड, मैंने यहाँ पे हैमर दिखाया आपको, एनवल दिखाया, और मैंने आपको क्या दिखाया, सिर्फ और सिर्फ कोन दिखाया, और यहाँ पे कोई भी सैम्पलर नहीं है। सैम्पलर नहीं है तो क्या सैम्पल वापस आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, ओके। सो दिस इज द कोन हेयर। आगे यदि मैं बात करता हूँ तो IS 4968 पार्ट 1, IS 4968 पार्ट 2, दोनों ही 1976 के कोड्स हैं, जो भी रिवीजन हुआ होगा। ये दोनों ही कोड्स DCPT को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, जब हमने SPT की बात करी थी वो IS 2131 कोड में मेंशन था और ये वाला IS 4968 में मेंशन है। जो पार्ट 1 है 4968 का, इट इज़ यूजिंग अ 50 mm डायमीटर कोन विदाउट द बेंटोनाइट स्लरी, ऑलराइट। व्हेन यू टॉक अबाउट दिस अनदर वन, यहाँ पे यूजिंग अ 65 mm डायमीटर कोन विद बेंटोनाइट स्लरी। तो यहाँ पे बेंटोनाइट स्लरी का यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पे बेंटोनाइट स्लरी का यूज़ किया गया है। जब बेंटोनाइट स्लरी आप यूज़ करोगे तो साथ में ये भी एक अरेंजमेंट देना पड़ेगा कि स्लरी को सर्कुलेट किया जाए ड्रिल रॉड के चारों तरफ। यदि ड्रिल रॉड के चारों तरफ स्लरी को सर्कुलेट किया जाएगा तो जो भी फ्रिक्शन होगा दैट विल बी एलिमिनेटेड, एंड दैट फ्रिक्शन विच इज एलिमिनेटेड विल ट्राई टू गिव यू मोर एंड मोर एक्यूरेट रीडिंग, ठीक है। So now moving on, what is the advantage? Its advantage is what? It is a quick test, all right. It covers large area under investigation economically, all right, and then it identifies the variability of the strata. यहाँ पे अगर लेट से कुछ अलग डेटा मिल रहा है और कुछ 50 मीटर की दूरी पर कुछ अलग डेटा मिल रहा है, कुछ 100 मीटर या 20 मीटर की दूरी पर कुछ अलग डेटा मिल रहा है, तो क्या क्या वेरिएबिलिटी है उसको ये अकाउंट में लेता है, पिक्चर में लेता है, ऑल राइट। व्हेन यू टॉक अबाउट द कोरिलेशंस, ठीक। अब आपके पास NCD की वैल्यू कुछ आ गई, ठीक, बट क्या आप उसको एक्यूरेटली डिटरमिन करना चाहोगे, क्या आप उसको मैच करना चाहोगे कि NCD की वैल्यू और N की वैल्यू में कुछ ना कुछ अच्छा रिलेशन हो, या फिर जो भी N की वैल्यू आई है और आपने SPT परफॉर्म किया, आपने DCPT परफॉर्म किया, और दोनों ही वैल्यूज़ को आप चाहोगे कि जो भी वैल्यू हो एक्यूरेट मिल के आए हमें, है ना। तो आप चाहोगे कि यार जो N की वैल्यू आ रही है उसी के करस्पॉन्डिंग NCD की वैल्यू है, तो क्या हुआ, तो NCD शुड बी कमिंग आउट टू बी 1.5 टाइम्स N फॉर डेप्थ अप टू 3 मीटर,
NCD is equal to 1.75 times of n for depths from 3 meter to 6 meter, और NCD is equal to 2 times n for depths greater than 6 meter. ऑलराइट, तो ये तीन चीज़ें दे रखी हैं किसके लिए, ये पहले वाले कोड में मेंशन्ड है, व्हेन अ 50 mm डायमीटर कोन इज यूज्ड. अच्छा, CBRI रुड़की ने कुछ कोरिलेशन दिए हैं NCBR और N के बीच में. ओके, तो जहाँ पे बेंटोनाइट स्लरी नहीं यूज़ की गई है, ठीक है, इट इज़ विदाउट द बेंटोनाइट स्लरी. तो यहाँ पे समझिएगा कि इट इज़ गिवन एज 1.5 टाइम्स n फॉर डेप्थ अप टू 4 मीटर. तो यहाँ पे चेंजेस हैं. ओके, इट इज़ 1.75 टाइम्स n फॉर डेप्थ फ्रॉम 4 टू 9 मीटर. जब बेंटोनाइट स्लरी का आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हो, ऑलराइट, देन इट इज़ 2 टाइम्स n फॉर डेप्थ ग्रेटर देन 9 मीटर. ओके, सो यहाँ पे ये DCPT का देखो सेटअप है. DCPT का सेटअप ऑलमोस्ट सेम है. ये आपका हैमर हुआ, देन दिस इज़ द ड्राइविंग हेड, ऑलराइट, ये आपका ट्राइपॉड वाला स्टैंड है ना. रोप फॉर हैमर, दिस इज़ द रोप जो कि हैमर को ले जाने में और वापस लाने में काम करती है. ओके, जो ये लास्ट में है, दिस इज़ व्हाट, कोन, ठीक है. ड्राइविंग रॉड है आपकी जो कि आपके कोन को ड्राइव करती है. सो दिस इज़ टिपिकल सेटअप फॉर दिस डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट. अच्छा, यदि मैं आगे इसमें एक बात और करना चाहूँ, कोन पेनिट्रेशन को आज हम स्टार्ट कर देते हैं. कोन पेनिट्रेशन टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट. अब अंतर क्या हुआ DCPT और कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में. DCPT जो हमने बात करी थी तब वो क्या था, वो डायनेमिक पेनिट्रेशन टेस्ट था. डायनेमिक पेनिट्रेशन टेस्ट मतलब क्या हुआ कि बार बार हैमर का प्रहार उसमें करना पड़ रहा है. बट हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ क्या है, CPT बोल रहा हूँ मैं, और मैंने आपको एक और नाम क्या बोला कि ये स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट. मैं बोलना चाहूँ तो SCPT भी बोल सकता हूँ, ठीक. Static cone penetration test is simply called as the cone penetration test. It is used in place of SPT, particularly for soft clays and fine to medium sand deposit. अच्छा, जब मैंने SPT की बात करी तब मैंने क्या बोला था कि वो वहाँ पे सॉफ्ट क्ले के लिए यूज़ नहीं कर सकते. क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि क्या पता रिमोल्डिंग हो जाए, क्या पता पोर वाटर प्रेशर एक्सेस डेवलप हो जाए जो कि एन वैल्यू को आपको एक्यूरेटली ना दे पाए. तो दिस इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ SPT, ऑलराइट, जहाँ पे सॉफ्ट क्ले हो या फाइन टू मीडियम सैंड डिपॉजिट हो, वहाँ पे आप इसको यूज़ करना चाहोगे. नाउ द टेस्ट असेंबली, यहाँ पे क्या चीज़ होती है, जैसा नाम है वैसा काम है ना. कोन की बात करी गई है तो यहाँ पे कोन होगा. स्टैटिक है, स्टैटिक होगा तो यहाँ पे समझिएगा, इस लाइन को सुनिएगा. यहाँ पे टेस्ट असेंबली कंसिस्ट ऑफ अ कोन, पहला पॉइंट, ऑलराइट, हैविंग एन एपेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री. जैसा पिछले वाले में कोन यूज़ किया गया था वैसे इसमें भी है. एंड हैज़ अ बेस एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ पुश्ड एट अ स्टडी रेट ऑफ 20 mm पर सेकेंड, ऑलराइट, 20 mm पर सेकेंड. अच्छा, ये जो स्टडी रेट है ये क्या हो रहा है, जब ग्राउंड लेवल है, ऑलराइट, इस ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा है, एक स्टडी रेट से पेनिट्रेट कर रहा है. स्टडी रेट से पेनिट्रेट कर रहा है तो हमें ये वेरिएशन कैसा दे रहा होगा, हमें एक ग्राफिकल वेरिएशन हमें रिजल्ट में दे सकता है. तो यहाँ पे आप इसे समझिएगा कि ये हर एक पॉइंट को, हर एक डेप्थ को पिक्चर में ले रहा होगा, ठीक है. अब जब हम हैमर की बात करते हैं, है ना, जब हमने हैमर का एप्लीकेशन किया तो हैमर ने क्या किया, एक बार मूव किया, एक बार पुश किया तो क्या होगा, कुछ लेट से 1 सेंटीमीटर का पेनिट्रेशन उसने एक बार में दे दिया, है ना. लेट से दूसरी बार हमने पुश किया, देन अगेन उसने 2 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का पेनिट्रेशन दे दिया. तो हमें क्या मिल रहा है, हमें अलग अलग एक स्टैटिक रीडिंग नहीं मिल रही है. हमें क्या हो रहा है, कुछ रीडिंग पहले मिली, फिर कुछ रीडिंग बाद में मिली, हमें इस तरीके से वहाँ पे रीडिंग मिल रही है, ऑलराइट. सो यहाँ पे देखिए एडवांटेज यही चीज़ का है कि इट गिव्स अ कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ द वेरिएशन ऑफ बोथ द कोन रेजिस्टेंस एंड द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस विद द डेप्थ. अच्छा, ये कोन रेजिस्टेंस क्या होता है और ये फ्रिक्शन रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू फॉर नाउ. विल बी डिस्कसिंग द CPT इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.